हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। हम मार्च अप्रैल 2019 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर सॉल्व कर दिया है। अब इस वीडियो के अंदर मैं दो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूंगा। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी है, तो इसको एक्सप्लेन मैंने प्रॉपर वे में किया है। सो इट माइट टेक सम टाइम। Second question is explain the details in the role of responsibilities and role and responsibilities of managers इकोनॉमिक्स, जो 13 मार्क्स में पूछा गया है, जिसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की है वो है डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। देखो, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट बेसिकली क्या है, जिसको हम बिजनेस पर्सन भी बोल सकते हैं, जिसका मेन काम क्या है कि बिजनेस को लाइन अप करना, बिजनेस को फ्यूचर में कहाँ पे लेके जाना है, बिजनेस की सिचुएशंस फ्यूचर में क्या रहने वाली है उसका। इन शॉर्ट, बिजनेस को जैसे हम बिजनेस ओनर होता है उसी तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट भी फोरसाइटेड पर्सन होता है, जो बिजनेस को कौन सी जगह पे लेके जाना है, फ्यूचर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स बिजनेस को फेस करने होते हैं, या फिर उस बिजनेस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, स्टाफ को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करता है। उसके अंदर भी पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो डिमांड एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग, जिसको हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कितनी रहने वाली है, ये प्रिडिक्ट, ये फोरकास्ट करने का काम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रहता है। सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस और सेल्स फोरकास्ट। तो फ्यूचर के अंदर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर, मिड टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोडक्ट्स की डिमांड कितने रहने वाली है, इस तरह से आप अपना फ्यूचर का फोरकास्टिंग करेंगे कि फ्यूचर के अंदर आप शॉर्ट टर्म के कितनी डिमांड रहने वाली है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन शेड्यूल्स और सारे शेड्यूल्स प्रिपेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज एनालाइजिंग द मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के अंदर आप क्या करेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी हो रही है, उस हिसाब से डिमांड फोरकास्टिंग आपके मेथड्स है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड्स है, इनडायरेक्ट मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड के अंदर कंज्यूमर सर्वे मेथड है, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड है। इनडायरेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है। तो ये सारे मेथड से हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में क्या रहने वाले है, किस तरह से रहने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। एनालाइजिंग द इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्रीज। हमारी खुद की जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, प्रोडक्ट आउटडेटेड तो नहीं हो गया है, सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सर्विसेज में प्रोडक्ट की सेल्स डाउन हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज असिस्टिंग द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द फर्म, यानी कि बिजनेस की जो फ्यूचर प्लानिंग है, फॉरवर्ड प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, वो फॉरवर्ड प्लानिंग के अंदर भी हम, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट उसको असिस्ट करेगा कि किस हिसाब से आप बिजनेस के अंदर फॉरवर्ड प्लानिंग, आपके जो भी प्लान्स है, जो भी गोल्स है, जो भी स्ट्रेटजीज है, वो स्ट्रेटजीज का डेवलपमेंट किस तरह से करना है। क्योंकि बिजनेस में आप देखिए तो बिजनेस में दो तरह के एनवायरमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है। इंटरनल एनवायरमेंट ऐसा होता है कि जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, बिजनेस जब चाहे तब उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकता है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऐसा होता है जहां पे बिजनेस कंट्रोल के बाहर होता है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर। तो इस केस के अंदर बिजनेस को ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो ये जो भी बिजनेस का जो प्लानिंग प्रोसेस है, उस प्लानिंग प्रोसेस में हम कुछ प्रेमाइसिस रख के चलते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसा होगा, गवर्नमेंट में ये पॉलिसीज आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर उसी तरह से चलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन उस तरह से नहीं चला तो फिर उसमें हमें मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज डिस्कवरिंग द न्यू एंड पॉसिबल फील्ड ऑफ द बिजनेस, जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू बिजनेस आइडियाज और यू कैन से इनोवेशंस। नया प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो, नया पूरा मार्केट डेवलप कर रहे हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल शुगर फ्री आइसक्रीम्स। ठीक है, आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है भाई। स्वीट किसे पसंद नहीं है, ऑलमोस्ट सबको स्वीट पसंद है। लेकिन जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए तो ये आइसक्रीम मतलब एक जहर जैसा ही हो जाता है, उनके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके लिए स्पेशली शुगर फ्री आइसक्रीम। तो ये क्या किया आपने क्या नया प्रोडक्ट या फिर नया इनोवेशन किया है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। एडवाइजिंग ऑन प्राइस, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग पॉलिसीज। तो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, दो तरह से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, कॉस्ट बेस्ड प्राइस होती है और दूसरी होती है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। आपको प्रोडक्ट की प्राइस नए मार्केट में किस तरह से रखनी है, सपोज आपका बिजनेस नया है तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा नए प्रोडक्ट में, नए इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कैपिटल बजटिंग की पॉलिसीज क्या है, किस हिसाब से रहेगी, कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके सामने आपको रिटर्न कितना मिलेगा
जाएगा, रिस्क क्या है, ये सारी पॉलिसीज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एडवाइस करता है। एवेल्यूएशन ऑफ द कैपिटल बजट, यानी कि सपोज अब जैसे हर कंपनी में आप देखिए तो कैपिटल सबके पास लिमिटेड है, ऐसी कोई कंपनी या पर्सन तो है नहीं जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो। तो उसके पास जो बिजनेस प्रपोजल्स है वो सारे बिजनेस प्रपोजल्स को इवैल्यूएशन करने का काम मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का है। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख में से मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स है ABC, तो ये तीन प्रोजेक्ट्स के कैपिटल बजटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे मतलब उसका पेबैक पीरियड क्या है, उसका एनपीवी वैल्यू क्या है, पीआई इंडेक्स क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये सारे पैरामीटर्स मैं चेक करूंगा। और चेक करने के बाद उसमें सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्ट होगा वो बेस्ट प्रोजेक्ट मैं अपने बिजनेस के लिए प्रोवाइड करूंगा और उस बिजनेस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। अब ये बेसिकली मॉडलिंग फोरकास्टिंग पे होता है आता है, जिसके अंदर सिंपल सेंस में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के मॉडल्स प्रिपेयर किए जाते हैं विच इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर्स की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल या फिर आप बोल सकते हो कि कस्टमर्स की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में चेंज होता है, या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में कुछ चेंज होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज होता है, क्वालिटी में कुछ चेंज आता है, कस्टमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस में कुछ चेंज आता है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आएगा, ये सारे फैक्टर्स को पकड़ के एक मॉडल डेवलप किया जाता है जिसको इकोनोमेट्रिक्स भी बोला जाता है, which includes the basic concepts of economics as well as the mathematical models. Briefing management about the current and domestic global economic issues and emerging challenges, जो लोकल इंडस्ट्री में है, आपकी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है, फिर से केसेस, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर से केसेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में बीच में पूरा डाउन हो गया था लेकिन अब फिर से इंक्रीज हो रहा है, शायद पॉसिबिलिटी है कि भाई लॉकडाउन फिर से आए, शायद ना भी आए, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से रूमर लगाते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, तो ये सारे कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से सभी बिजनेसेस लॉस में गए, कुछ ऐसे भी बिजनेस है जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का भी बेनिफिट किया है, बट ये सारी जगह पे जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का आता है तो उसको हम बोलेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको डिटेल में आप अपने हिसाब से अपने कंटेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज जो और में पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट इज फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका प्राइस है। अगर प्राइस के अंदर मॉडिफिकेशंस होता है, प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस आता है तो प्रोडक्ट के ऊपर 100% उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, अगर दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं जो आपने लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी किया है। दूसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, अगर इनकी प्राइस में भी चेंजेस आता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर भी चेंजेस आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैन पकड़ लीजिए, तो अगर कोई फैन है, पंखा है, तो फैन के अंदर कैपेसिटर यूज होता है, तो कैपेसिटर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के बिना मतलब कैपेसिटर के बिना फैन नहीं चल सकता। तो अगर फैन की डिमांड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की प्राइस इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंपैक्ट क्या आएगी कि फैन की प्राइस भी इंक्रीज होगी, और फैन की प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक फैन की डिमांड में भी उसका चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थर्ड फैक्टर इज कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम का मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर जो भी पैसा अर्न कर रहा है, जो डिस्पोज कर सकता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और इनकम अगर डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बेसिकली क्या है कि कस्टमर्स के टेस्ट जो है, प्रेफरेंसेस है, वो टाइम टू टाइम अपडेट्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो ये कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में अगर कुछ अपडेट आते हैं तो उसके सामने डिमांड्स में भी उतना चेंजेस आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अगर कंपनी इंक्रीज करती है, डिक्रीज होती है, ब्रांड एम्बेसडर्स को चेंज करती है, लेटेस्ट में जो हीरो हीरोइन चलते हैं उनको अगर ब्रांड एम्बेसडर प्रोवाइड किया जाता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे पेप्सी के अंदर देख लीजिए, कोको कोला देख लीजिए, वैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली उसके डिमांड के साथ कनेक्टेड होता है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, अगर कंज्यूमर बिलीव करता है कि प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में कम होने वाली है तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होने वाली है, प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो कंज्यूमर इवन हायर प्राइस पे भी उसको परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जितना डेमोस्ट्रेशन आप प्रोवाइड करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे, डेमो प्रोवाइड करेंगे,
करेंगे लोग उतना ही उस प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विसेज के लिए उनको अवेयरनेस मिलेगी। और जब लोगों को अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में मिलती है, सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड होती है, तो लोग उसके अंदर वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। जितनी अवेयरनेस, जितना डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा, उतना प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, जितना डेमोन्स्ट्रेशन कम होगा उतनी ये डिमांड कम होगी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर जैसे इंडिया जैसी कंट्री देख लीजिए तो वी आर हैविंग 140 करोड़, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। तो इसकी यहाँ पे लोगों की प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी हाई होगी एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, बर्मा, नेपाल। ये सारे बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यू कैन से। तो इनका कोई भी मैच हमारी कंट्री से है नहीं। ठीक है, इंडिया है, चाइना है, ये कंट्रीज या पॉपुलेशन के टर्म्स बहुत ही लार्जली डेंसाइज पॉपुलाइज्ड है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इस केस के अंदर यहाँ के लोगों की डिमांड भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम लेट्स से, अब जो भी इनकम हमारी कंट्री में आप अगर देख सकते हो तो मोर और लेस हमारी जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर सेगमेंट में इक्वल मैनर में नहीं हो रहा है। जबकि डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूके है, यूएस है, जापान है, कनाडा है, ये सारी डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे जो भी नेशनल इनकम है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट एक तरह का ही सिमिलर वे में होता है। ठीक है, हालांकि हमारी कंट्री में सिचुएशन ऐसी है कि गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है और पैसे वाले और भी पैसे वाले बनते जा रहे हैं। तो दो एक्सट्रीम केसेस हमें देखने को मिलेंगे। एक तरफ हमारी प्रोडक्ट्स में अगर इंडिया में देखें तो आपको मर्सिडीज, BMW, ऑडी, रोल्स रॉय, ये गाड़ियां भी आपको देखने को मिलेगी और मारुति सुजुकी भी कार्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों तरह से लोग आपको यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट की डिमांड अपने अपने हिसाब से रहेगी। ये जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है जिसे आप मारुति की प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं या hyundai की है, ये लोकल जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं यहाँ पे बनती है, उसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आपको ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। जबकि यूएस, यूके अगर आप देखो तो वहां पे ये BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉय की डिमांड वहां पे ज्यादा रहती है। Moving on, next point, that is the explain the types of elasticity of demand with the help of diagram। अब देखो यहाँ पे मुझे एक confusion है, पता नहीं ये क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे मेंशन किया है कि explain types of elasticity of demand। अब elasticity बहुत सारी टाइप की है, जैसे कि प्राइस elasticity है, इनकम elasticity है, एडवर्टाइजमेंट elasticity है, elasticity of substitution है, बहुत सारी elasticities है। उसमें से ये कौन सी elasticity यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्राइस elasticity of demand पूछा गया है, क्योंकि नॉर्मली जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कहा जाता है, और यहाँ पे पूछा नहीं गया है। दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज है तो आप वहाँ पे अपना असम्पशन लिख सकते हैं, ताकि आपकी उस असम्पशन के ऊपर से आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इवन हम भी जब पेपर असेस करते हैं तो हम ये असम्पशंस देख लेते हैं कि ऐसे कुछ है या पेपर में कुछ मिस्टेक्स है, तो वी यूज टू ऑब्जर्व दिस थिंग एंड देन वी यूज टू गिव मार्क्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में चेंज होने की वजह से कंपनी के डिमांड के, प्रोडक्ट्स के डिमांड में जो भी चेंजेस आता है उसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सिंपल सेंस, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो भी चेंज आएगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके 5 टाइप्स है, हमने ग्राफिकल वे में भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको जरा ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इट इज कांस्टेंट, यानी कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो, दिस इज Q to Q1, यानी कि सपोज यहाँ पे 5 है तो ये 10 है, तो प्राइस में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। देखो, इलास्टिसिटी डिमांड क्या बता रहा है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप यहाँ पे देखो तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है फिर भी डिमांड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू कैन से। तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड के अंदर चेंजेस हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है XYZ, कोई भी पकड़ लीजिए आप प्रोडक्ट, तो अगर
उस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए की 10 रुपए सेम हो रही है, लेकिन कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है या फिर उस प्रोडक्ट का यूजेज चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। दूसरी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा कि डिमांड में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आ रहे, इवन दो प्राइस के अंदर कितना भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, मेजोरिटी इस प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। जैसे पेट्रोल डीजल देख लीजिए, तो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस और पेट्रोल 80-90 रुपीज के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुकी है राजस्थान, और वहां पे तो सेंचुरी ऑलरेडी इसने मार दी है, और हमारे यहाँ गुजरात में ये जो फंक्शनिंग हो रही है अभी शायद सेंचुरी मारेगी कुछ दिन के अंदर। तो प्राइस में कितना भी चेंजेस आ जाए, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो मोर और लेस स्टेबल ही रहती है, उसकी डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आता, जिसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं डिमांड में, इन इलास्टिक में डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे प्राइस में कितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो। तीसरा जो है वो यूनिटरी, दैट इज यू कैन से इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मिल्क है, सपोज 1 लीटर मिल्क की प्राइस 50 रुपीज है, तो ये 50 रुपीज से 55 रुपीज यानी कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो उसके सामने डिमांड में भी 10% का रिडक्शन हो रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना परसेंटेज चेंज यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड में भी आएगा, जिसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेटिव इलास्टिक विच इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होगा, अगर प्राइस में 10% का चेंज आता है तो उसकी डिमांड में 15% का चेंज आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आता है उससे ज्यादा चेंज प्रोडक्ट की डिमांड में आएगा। अगर प्राइस में 20% का चेंज आता है तो प्रोडक्ट में 25, 27, 28, 29, 30, 40% का चेंज आएगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में यहाँ पे आएगा उससे ज्यादा चेंज प्रोडक्ट की डिमांड में आएगा। रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की प्राइस में 10% का चेंज आता है तो प्रोडक्ट की डिमांड में 10% से कम यानी कि 7%, 6%, 5% उतना चेंजेस आएगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइस में 20% का चेंज आता है तो उसकी जो डिमांड है उसकी डिमांड में 15% का, मे बी 10% का, मे बी 7% का चेंज आएगा, ठीक है। तो ये 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन जो 2019-20 में पूछा गया है वो ब्रेक इवन एनालिसिस का है, लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस आपके सिलेबस में 2019-20 से ये निकल चुका है, अब उसको सेकेंड सेमेस्टर में ला दिया गया है, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपके लिए ये काम का नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग वंडरफुल रिस्पांस। आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। और चौथा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको भी बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन बहुत ही शॉर्ट में अवेलेबल है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस को मैक्सिमम वे में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।